त्रिपुरा के इतिहास को देखें तो एक से बढ़कर एक राजा हुए हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन सोचिए एक ऐसे राजा के बारे में जो राजधानी को एक चित्रकार की नजर से देखता हो, जो सड़कों और इमारतों को वैसे ही डिजाइन करे जैसे कोई अपने कैनवस पर रंग भरता है। ये एक बहुत दिलचस्प तुलना है। आज हम त्रिपुरा के एक ऐसे ही शासक की कहानी में गहरे उतरेंगे जिनके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती। महाराजा बीरेंद्र किशोर माणिक्य। जी, महाराजा वीर किशोर माणिक्य। हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी की शुरुआत की, एक रियासत जो अपनी जड़ों से तो जुड़ी थी पर जिसे भविष्य की तरफ एक बड़ी छलांग लगानी थी। आज की हमारी पड़ताल उनके जीवन पर लिखी एक जीवनी पर आधारित है और हमारा मुख्य सवाल ये है कि कैसे एक राजा ने सिर्फ 14 साल के छोटे से शासनकाल में, मतलब 1909 से 1923 के बीच, सिर्फ 14 साल, हाँ सिर्फ 14 साल में आधुनिक त्रिपुरा की नींव रख दी। और क्या उनकी एक कलाकार की पहचान ही उनकी सबसे बड़ी प्रशासनिक ताकत थी? ये सवाल ही इस पूरी कहानी को बहुत दिलचस्प बना देता है। ये सिर्फ एक राजा के सुधारों की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे कला, शिक्षा और एक दूर की सोच, एक पूरा नजरिया किसी क्षेत्र का भविष्य तय कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं, उनकी शुरुआत से बात करते हैं। जरूर। बीरेंद्र किशोर का जन्म माणिक्य राजवंश में हुआ, जो भारत के सबसे पुराने शाही घरानों में से एक है। लेकिन जो बात उन्हें खास बनाती है वो ये कि उनकी माँ महारानी सुचारू देवी, हाँ, वो टैगोर परिवार से थी। तो ये दो दुनियाओं का एक असाधारण संगम था। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक शादी का रिश्ता नहीं था, ये दो विचारधाराओं का संगम था। अच्छा। एक तरफ माणिक्य वंश का सदियों पुराना शाही अनुशासन और प्रशासन की सीख, और दूसरी तरफ टैगोर परिवार से मिली वो बंगाली सांस्कृतिक विरासत जिसमें साहित्य, संगीत, कला, सब कुछ रचा बसा था। हाँ, उनका पूरा व्यक्तित्व इसी संगम से बना है और यही उनके शासन की सबसे बड़ी ताकत भी बनी। उनकी शिक्षा पर नजर डालें तो ये बात और साफ हो जाती है। हाँ बिल्कुल। ये कोई आम शाही पढ़ाई नहीं थी। जीवनी के मुताबिक उनकी ट्रेनिंग 3 स्तरों पर हुई थी। पहला तो था, जाहिर है, प्रशासनिक। हाँ, रेवेन्यू कैसे जमा करना है, कानून क्या है, और उस दौर की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश सरकार के साथ रिश्ते कैसे संभालने। और दूसरा स्तर? दूसरा था एकेडमिक पढ़ाई का। इसमें इतिहास, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, बंगाली और संस्कृत साहित्य, ये सब शामिल था। और तीसरा, जो उन्हें उस दौर के ज्यादातर राजाओं से बिल्कुल अलग कर देता है, वो थी उनकी कला की ट्रेनिंग। ये तो कमाल का कॉम्बिनेशन है। मतलब एक ही व्यक्ति को आप एडमिनिस्ट्रेटर, स्कॉलर और आर्टिस्ट तीनों बना रहे हैं। जी। उन्हें चित्रकला, स्केचिंग और शास्त्रीय संगीत में बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। आज के जमाने में तो हम ऐसी होलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं, और ये उस वक्त हो रहा था। इस 3 तरफा ट्रेनिंग का असर बहुत गहरा था। इसने उन्हें सिर्फ एक शासक नहीं बनाया जो फाइलों पर दस्तखत करता है, इसने उन्हें एक ऐसा इंसान बनाया जो समाज की सांस्कृतिक और बौद्धिक नब्ज को समझता था। सही बात है। उन्हें पता था कि एक राज्य को सिर्फ अच्छी सड़कें ही नहीं, अच्छी कविताएं और अच्छी पेंटिंग्स भी चाहिए होती हैं। इसमें उनके माता पिता का असर भी साफ दिखता होगा। बहुत ज्यादा। उनके पिता महाराजा राधा किशोर माणिक्य खुद एक सुधारवादी शासक थे। बीरेंद्र किशोर ने उनसे परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन साधना सीखा। और माँ की तरफ से? और माँ की तरफ से यानी टैगोर परिवार से उन्हें कला और साहित्य से गहरा लगाव मिला। रविंद्रनाथ टैगोर के साथ तो उनका रिश्ता सिर्फ पारिवारिक नहीं था। अच्छा? वो अक्सर मिलते थे और सिर्फ कला ही नहीं बल्कि शासन और शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी लंबी चर्चाएं करते थे। तो इस तरह की परवरिश के बाद 1909 में जब वे गद्दी पर बैठे तो वे सिर्फ एक युवा राजकुमार नहीं थे। नहीं, वो एक तैयार और दूरदर्शी नेता थे। तो यहाँ से उनके सुधारों का दौर शुरू होता है। जब एक कलाकार के हाथ में सत्ता आती है तो वो क्या करता है? देखिए, सबसे पहले तो वो राज्य की आर्थिक बुनियाद को मजबूत करता है। उनके प्रशासनिक सुधारों में सबसे बड़ा काम था रेवेन्यू सिस्टम को बदलना। पहले राज्य का ज्यादातर राजस्व जमीन के लगान से आता था, जो पूरी तरह से मौसम और फसल पर निर्भर था। मतलब बहुत अनिश्चित। बहुत अनिश्चित। बीरेंद्र किशोर ने चाय के बागानों और वन संसाधनों पर आधारित एक नई टैक्स प्रणाली की नींव रखी, जिसने राज्य की आय को एक स्थिरता दी। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट था। और शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या योगदान था? शिक्षा तो उनकी प्राथमिकता थी।
उन्होंने नए स्कूल खोले, अंग्रेजी और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। क्या? उन्होंने खास तौर पर आदिवासी समुदायों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। ये सिर्फ स्कूल खोलना नहीं था, ये एक तरह की सामाजिक इंजीनियरिंग थी। ये बात तो है। वो जानते थे कि अगर त्रिपुरा को आधुनिक बनाना है तो समाज के हर तबके को साथ लेकर चलना होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, पूछिए। क्या एक राजा का इतना ज्यादा समय कला में लगाना, पेंटिंग करना, संगीत सुनना, उसकी प्रशासनिक जिम्मेदारियों से ध्यान नहीं भटकाता? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। हाँ, मतलब क्या उस दौर में इसकी आलोचना नहीं होती थी कि राजा अपने शौक में ज्यादा डूबे रहते हैं? आमतौर पर यही सोचा जाता है, लेकिन बीरेंद्र किशोर के मामले में कहानी उल्टी है। कैसे? ऐसा लगता है कि उनकी कलात्मक सोच ने उनके शासन को और बेहतर बनाया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अगरतला का शहरी विकास। अच्छा। उन्होंने सिर्फ सड़कें और इमारतें नहीं बनवाई, उन्होंने शहर को एक सौंदर्य बोध दिया। मतलब एक एस्थेटिक सेंस। हाँ बिल्कुल, कि सड़क के किनारे कौन से पेड़ लगेंगे, इमारतों का डिजाइन कैसा होगा जिसमें स्थानीय झलक भी हो और आधुनिक सुविधा भी, इन सब पर वो खुद ध्यान देते थे। तो क्या ये कह सकते हैं कि एक चित्रकार होने के नाते उन्हें शहर की योजना में एस्थेटिक्स और बैलेंस की एक अलग ही समझ थी? बिल्कुल, ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। ये तो वाकई एक नया नजरिया है। मतलब वो कला को सिर्फ दीवारों पर टांगने की चीज नहीं मानते थे। नहीं, वो उसे शासन का एक हिस्सा बना रहे थे। कमाल है। उनका कला प्रेम सिर्फ महलों तक सीमित नहीं था। उन्होंने पारंपरिक त्रिपुरी कलाओं और शिल्पकारों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया, सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करवाया और पांडुलिपियों का संरक्षण भी। हाँ, सबसे जरूरी, शाही लाइब्रेरी में रखी सदियों पुरानी पांडुलिपियों को संरक्षित करने का काम शुरू किया। अगर हम उनके 14 साल के शासनकाल को देखें तो ये त्रिपुरा के लिए एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण जैसा था। ये तो हुई उनके काम की बात, लेकिन जो इंसान इतने बड़े पैमाने पर कला को बढ़ावा दे रहा था वो खुद कैसा था? स्रोत बताते हैं कि वे एक बेहद दयालु, शांत और दूरदर्शी इंसान थे। सबसे बड़ी बात, वे सभी समुदायों का बहुत सम्मान करते थे, चाहे वो बंगाली हों या त्रिपुरा के आदिवासी समुदाय। उनका दरबार सबके लिए खुला था। जीवनी में जिक्र है कि वे अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक आम दर्शक की तरह बैठ जाते थे और कलाकारों से बात करते थे। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? उनकी विरासत को हम आज कैसे देखें? उनकी विरासत को समझने के लिए उन्हें सिर्फ एक सुधारक के तौर पर देखना काफी नहीं है। उन्हें परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सेतु कहा जाता है। एक सेतु। लेकिन मैं कहूंगा कि वो सिर्फ एक सेतु नहीं बल्कि एक आर्किटेक्ट थे। आर्किटेक्ट, ये दिलचस्प है, समझाइए। उन्होंने त्रिपुरा के भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार किया। उनका शासनकाल भले ही सिर्फ 14 साल का था, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली था। उन्होंने जो बदलाव शुरू किए उनका असर दशकों तक महसूस किया गया। और 1923 में बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके बेटे बीर बिक्रम किशोर माणिक्य अगले राजा बने। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि बीर बिक्रम किशोर को बाद में आधुनिक त्रिपुरा का निर्माता कहा गया। और यहीं पर हमें इन दोनों को जोड़कर देखना चाहिए। सही बात है। बीरेंद्र किशोर ने वो जमीन तैयार कर दी थी जिस पर आधुनिक त्रिपुरा की एक शानदार इमारत खड़ी हो सके। उन्होंने आर्थिक स्थिरता दी, एक शिक्षित समाज की नींव रखी और एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा बनाया जो भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार था। एक तरह से देखें तो वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो अगली पीढ़ी के लिए एक किंग मेकर भी थे। बिल्कुल। उनके बिना उनके बेटे के लिए इतने बड़े पैमाने पर सुधार करना शायद बहुत मुश्किल होता है। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि महाराजा बीरेंद्र किशोर माणिक्य एक ऐसे अनोखे शासक थे जिनकी परवरिश ने उन्हें कला, प्रशासन और आधुनिकता को एक साथ बुनने की अद्भुत क्षमता दी। जागता संगम थे। बिल्कुल। और ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक नेता का व्यक्तिगत नजरिया और उसके मूल्य एक पूरे राज्य का भविष्य बदल सकते हैं, भले ही उनके पास वक्त बहुत कम हो। उन्होंने ये साबित किया कि एक शासक को सिर्फ मजबूत ही नहीं, संवेदनशील और कलात्मक भी होना चाहिए। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरूर। सोचने वाली बात यह है कि अगर बीरेंद्र किशोर माणिक्य का शासनकाल सिर्फ 14 वर्षों तक सीमित न रहता तो त्रिपुरा का आधुनिक इतिहास आज कैसा होता? उस कलाकार राजा की पूरी तस्वीर शायद हम कभी नहीं देख पाएंगे। वो एक अधूरा मास्टरपीस ही रह गया।